नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं संस्कृत व्याकरण के कुछ संज्ञा सूत्र लेके आई हूँ। तो पहला सूत्र है वृद्धि संज्ञा का। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादेच। पहले इसका पदच्छेद देखेंगे। वृद्धि ही आद और ऐच। आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्, अर्थात आद एच इन तीनों को वृद्धि संज्ञा हो जाता है। आत अर्थात आ, एच प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ऐ और औ। ये आ, ऐ, औ तीन वर्ण हो चुके हैं। ये तीन वर्ण का वृद्धि संज्ञा हो गया है वृद्धिरादेच सूत्र से। उसके बाद देखेंगे गुण संज्ञा। तो गुण संज्ञा का भी एक सूत्र है अदेंग गुणाः। इसका पदच्छेद है औत एंग गुणाः। वृत्ति देखेंगे औत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। औत अर्थात ह्रस्व अ। एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। तो सूत्र का अर्थ होता है औत यानी कि ह्रस्व अ और एंग यानी कि ए ओ, इन तीनों को गुण संज्ञा हो जाती है। अ, ए, ओ इन तीनों वर्णों का गुण संज्ञा हो जाती है। वृद्धि संज्ञा होता है आ, ऐ, औ का, लेकिन गुण संज्ञा होता है अ, ए, ओ का। उसके बाद संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा का भी एक सूत्र है, वो है हलोनन्तरः संयोगः। इसका पदच्छेद होता है हलः अनन्तरः संयोगः। इसका वृत्ति होता है अज्फि अव्यवहित हलः संयोग संज्ञाः स्युः। अर्थात स्वरों के व्यवधान से रहित दो या दो से ज़्यादा व्यंजन संयोग कहे जाते हैं। देखिए उदाहरण से देखिए अग्नि, ये अ, ग, न, ई। इसमें जो ग और न है ये दो व्यंजन वर्ण है और ये दोनों स्वर के व्यवधान से रहित है। इसमें कोई भी स्वर वर्ण नहीं आता है ग और न के मध्य में, इसीलिए ये हो गया है संयोग संज्ञा। इसी तरह इंद्र, ई, न, द, र, अ। इसमें देखिए जो न, द, र ये तीनों वर्ण है, ये तीनों वर्ण व्यंजन वर्ण है और इसमें कोई भी स्वर का व्यवधान नहीं है, इसीलिए ये भी संयोग संज्ञा हो जाता है। मैं फिर से कह देती हूँ, स्वर के व्यवधान से रहित दो या दो से ज़्यादा व्यंजन संयोग कहे जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अग्नि, इंद्र। और भी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने यहाँ दो ही एग्जाम्पल को लिखा हूँ। तो उसके बाद का सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा। तो प्रातिपदिक संज्ञा का दो सूत्र है। एक है अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम और दूसरा है कृत तद्धित समासश्च। ये दो सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा का है। पहले हम अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम इसी सूत्र को देखेंगे। इसका पदच्छेद होता है अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। इसका वृत्ति है धातुम प्रत्ययम प्रत्ययंतम च वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। अर्थात अर्थवत शब्द ही प्रातिपदिक संज्ञा होगा, लेकिन धातु, सभी धातु, प्रत्यय और प्रत्ययांत शब्द जो है उसको छोड़कर जो अर्थवत शब्द स्वरूप है, केवल शब्द है और इसका जो शब्द है उस शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए, उसी अर्थवत शब्द स्वरूप को प्रातिपदिक संज्ञा हो जाता है। लेकिन धातु, प्रत्यय और प्रत्ययांत इसको छोड़कर जो शब्द है और जो अर्थवत शब्द है इसी का ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाता है। तो दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासश्च। पहले पदच्छेद को देखेंगे। कृत तद्धित समासाः च।
कृत तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपादिक संज्ञाः स्युः। अर्थात कृदंत, तद्धितांत और समास भी प्रातिपादिक कहे जाते हैं। तो ये सूत्र में हम पढ़े हैं अर्थवत अधातु हो अप्रत्यय प्रतिपादिकम। कोई भी शब्द होगा जो कि अर्थवान होगा लेकिन धातु प्रत्यय प्रत्ययांत से भिन्न कोई भी शब्द होगा उसका प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन कृत तद्धित समासाश्च सूत्र में कृदंत, तद्धितांत और समास भी प्रातिपदिक कहे जाते हैं। उसके बाद आता है संहिता संज्ञा। तो संहिता संज्ञा का सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। परः जुक्त सन्निकर्षः जुक्त संहिता। वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहा जाता है। ये हो गया संहिता संज्ञा। उसके बाद आता है पद संज्ञा। तो देखो पद संज्ञा का 4 सूत्र है। पद संज्ञा का ये 4 सूत्र है। पहला है सुप्त्योन्तम पदम, दूसरा है नह के, तीसरा है सिति च, चौथा है स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। तो पहला सूत्र जो है सुप्त्योन्तम पदम, इसे हम पहले देखेंगे। सुप युक्त तिंग युक्त अंत्यम युक्त पदम, सुबंतम तियोन्तम च पद संज्ञम स्यात्। सुप जो कि सु औजस ये जो 21 प्रत्यय है और तिंग जो 18 प्रत्यय है जिसके अंत में हो वो पद कहलाएगा। सुप और तिंग जिसके अंत में हो वो शब्द वो पद कहलाएगा। यथा रामः रामौ, ये हो गया सुप का एग्जाम्पल। और तिंग का है भवति भवता पठति पठ, ये सब हो गया तिंग के एग्जाम्पल। तो सुप और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में हो वो पद संज्ञा, इसका पद संज्ञा होता है। दूसरा सूत्र है नह के। पदच्छेद है नह युक्त के। क्यचि कंगी च नान्तमेव पदम शानन तत्। क्या, ये जो क्या है, क्या 2 प्रत्यय है क्यच और क्यंग। क्यच और क्यंग प्रत्यय पर में हो तो नकारंत शब्द भी पद कहा जाता है। लेकिन नकारंत शब्द पद कहा जाएगा, लेकिन क्यच और क्यंग प्रत्यय उसके पर में होगा तो ही उस नकारंत शब्द को पद कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखो, राजन युक्त क्यच राजियति। इधर राजन एक नकारंत शब्द है, इसके अंत में न है और इसके बाद में क्या है, क्यच प्रत्यय है, इसीलिए ये पद कहा जाएगा। और देखो राजन युक्त क्यंग, राजन भी एक नकारंत है, नकारंत शब्द है और उसके बाद में क्यंग प्रत्यय लगा हुआ है राजयते, इसीलिए यह भी पद कहा जाएगा। तीसरा सूत्र है सिति च। सिति युक्त च, सिति परे पूर्वम पद संज्ञम स्यात्। अर्थात सित प्रत्यय पर में हो तो भी पूर्व को पद संज्ञा हो जाता है। सित प्रत्यय स जिसका ईत हुआ है वो है सित। जिस प्रत्यय का स ईत हुआ है उसे हम सित कहेंगे। तो सित प्रत्यय पर में हो तो पूर्व की पद संज्ञा हो जाती है। तो एग्जाम्पल देखो पद की, भवत युक्त छस। देखो छस प्रत्यय जो है, छस में जो स है स का ईत हो जाता है, इसीलिए छस एक सित प्रत्यय है। ईत किस सूत्र से होता है, हलंत्यम और तस्य लोप से जो छस में जो स है इसका लोप हो जाता है, इसीलिए छस प्रत्यय एक सित कहा जाता है छस प्रत्यय को। और सित प्रत्यय पर में है तो पूर्व को पद हो जाता है, पूर्व वर्ण जो है इसको पद हो जाता है। और एक एग्जाम्पल है उन्ना युष, उन्नायुहु। इधर देखो युष भी स का हलंत्यम और तस्य लोप से स का युष में जो स है उसका लोप हो जाता है और ये हो जाता है सित, इसीलिए सित पर में है, पूर्व को पद संज्ञा हो जाती है।
चौथा सूत्र है स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने पदच्छेदेषु युक्त आदिषु युक्त असर्वनाम स्थाने। देखिए इसका जो वृत्ति है असर्वनाम स्थान संज्ञकः सु आदि प्रत्ययः यस्मात् भवति तस्य पद संज्ञा भवति। असर्वनाम संज्ञा, देखो सर्वनाम संज्ञा किसका होता है? सु औ जस अम औट और सी जस और सस प्रत्ययों का सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाता है। तो ये जो सर्वनाम स्थान संज्ञा है इसको छोड़कर इससे भिन्न प्रत्यय यदि पर में हो तो पूर्वों को पद कहा जाएगा। सर्वनाम स्थान प्रत्यय नहीं होगा, असर्वनाम स्थान प्रत्यय होगा। असर्वनाम होगा तो उसके पूर्व में जो वर्ण होगा वो ही पद कहलाएगा। देखिए राजन भ्याम, राजभ्याम, ये भ्याम है। भ्याम एक असर्वनाम है क्योंकि भ्याम तो सर्वनाम स्थान के अंतर्गत नहीं आता है। सर्वनाम स्थान के अंतर्गत सु औ जस अम औट और सी ये आता है। इसीलिए ये जो राजा भ्याम है, राजन भ्याम, ये भ्याम है असर्वनाम स्थान, इसीलिए इसका पद संज्ञा हो जाता है। तो इसी तरह पद संज्ञा का 4 सूत्र है, फिर से देखेंगे। सुप्त्योंतम पदम नह के सिति च स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। मैं फिर से कह देती हूँ, सुप्त्योंतम पदम, सुप और तिंग जिसके अंत में है वो पद कहलाएगा। नह के में क्या है? न करंत शब्द होगा और इसके बाद में क्यच और क्यंग प्रत्यय में से कोई भी होगा तो उसका पद संज्ञा हो जाएगा। और सिति च सूत्र में देखो क्या होता है? सित प्रत्यय पर में हो तो पूर्वों को पद संज्ञा हो जाएगा। सित अर्थात जिस प्रत्यय का स ईत हो चुका है वो सित है। तो सित प्रत्यय बाद में होगा तो पूर्व वर्ण को पद संज्ञा हो जाएगा। स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, इस सूत्र में कहा गया है कि अगर असर्वनाम स्थान प्रत्यय है तो पूर्व वर्ण को पद कहलाएगा। लेकिन सर्वनाम स्थान जो है सु औ जस अम औट सी, ये है सर्वनाम स्थान। इससे भिन्न कोई भी प्रत्यय होगा और उससे पूर्व को पद हो जाएगा। अब देखेंगे निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा का केवल एक ही सूत्र है, तक तवतु निष्ठा। त युक्त तवतु युक्त निष्ठा। ए तो निष्ठा संज्ञौ स्तः। त और तवतु प्रत्यय निष्ठा कहे जाते हैं। जैसे कि भीद त भिन्नः, भीद तवतु भिन्नवान, पठ त पठित, पठ तवतु पठितवान, भुक्तः भुक्तवान। ऐसे ही त और तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञा हो जाता है। तक तवतु निष्ठा, निष्ठा का एक ही सूत्र है, तक तवतु निष्ठा। उसके बाद देखेंगे सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा किसका होता है? सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य युक्त अस्य युक्त प्रयत्नम। ताल्वादिस्थानम अभ्यंतर प्रयत्न श्वेते तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मीथः सवर्ण संज्ञः स्यात्। मैं हिंदी में इसका अर्थ बोल देती हूँ। तालु आदि उच्चारण स्थान तथा स्पृष्ट आदि अभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य होता है वे परस्पर सवर्ण संज्ञक हो जाते हैं। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है और जो स्पृष्ट आदि जो अभ्यंतर प्रयत्न है। उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य होता है, समान होता है, वे परस्पर सवर्ण कहे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे का खा गा घा व, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है तथा अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, इसलिए ये सभी वर्ण परस्पर के सवर्ण होते हैं। तो ये जो सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, इसका एक वार्तिक भी है। वार्तिक देखेंगे। रूल रुवन्नयोः मिथः सवर्णं वाच्यं। रूकरस्य 18 भेदाः तथा रूकरस्य 12 भेदाः सर्वे परस्पराणां सवर्णाः सन्ति। रूकार का 18 भेद है, 18 भेद है और लुकार का 12 भेद है, 12 भेद है। ये सभी परस्पर का सवर्ण
संज्ञक हो जाते हैं। उसके बाद आता है टी संज्ञा। टी संज्ञा का भी एक ही सूत्र है, अचंत्यादि टी। पदच्छेद देखेंगे, अचः युक्त अंत्य युक्त आदि युक्त टी, अचा मध्ये यो अन्तः सः आदिर्यस्य तत्टी संज्ञः स्यात्। मैं एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। रामम, र आ म अ म, इसमें वृत्ति में कहा गया है अचा मध्ये जो अंतः स आदिर्जस्य, तो पहला जो अच होगा, अच वर्ण का जो अंत होगा और उसके आदि से लेकर अंत तक जितने भी वर्ण आएंगे वो सब टी संज्ञक हो जाएंगे। देखिए, र आ म अ म, इधर जो अ है वो अच वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, और अ के बाद जो म है, ये इस म का आदि वर्ण क्या है, अ है। उस आदि वर्ण से लेकर अंत वर्ण तक अ और म, अम, ये दोनों वर्ण टी संज्ञक हो जाएंगे। इसी तरह राजन में देखो, र आ ज अ न, तो जो ज के बाद जो अ है वो अच है, स्वर वर्ण है, और उसके बाद न है, इसलिए अ और न ये दोनों अन ये टी संज्ञक हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे उपधा संज्ञा। उपधा का भी एक ही सूत्र है, अलंत्यात् पूर्व उपधा। पदच्छेद देखेंगे, अलः अंत्यात् पूर्वः उपधा, अंत्यात् अलः पूर्व वर्ण उपध संज्ञः स्यात्। यथा अंत्यात् अलः पूर्व वर्ण उपध संज्ञः स्यात्। देखिए, अंतिम वर्ण का जो पूर्व वर्ण होगा इसी को ही उपधा संज्ञा हो जाएगा। रामम, र आ म अ म, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, म है। अंतिम वर्ण का पूर्व वर्ण क्या है, म का अ है, तो इस अ का ही उपधा संज्ञा हो जाएगा। कृष्ण, क ऋ ष ण अ, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ है। अ का पूर्व वर्ण क्या है, ण है, तो इसलिए ण का ही उपधा संज्ञा हो जाएगा। देवः, द ए व अ और विसर्ग है। ये विसर्ग के पूर्व में क्या है, विसर्ग अंतिम है, अंतिम वर्ण है, और इसका पूर्व में क्या है, अ है, इसीलिए उस अ का उपधा संज्ञा हो जाएगा। अंतिम वर्ण का जो पूर्व वर्ण होगा इसे ही उपधा संज्ञा हो जाएगा। परीक्षा में भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि उपधा संज्ञा का कितने सूत्र है और टी संज्ञा का सूत्र का नाम क्या है, ये सब प्रश्न आ जाते हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।